हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पार्ट रहने वाला है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, जो कि गवर्नमेंट बजट है। वो आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को भी क्लोज करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, वो समझेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने तरीके का हमारे पास बजट हो सकता है, यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट के मतलब से। देखो जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बजट एक सबसे पहली चीज तो क्या होता है, एनुअल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको समझनी है, एनुअल स्टेटमेंट है, जो क्या शो करता है, आइटम वाइज शो करता है एस्टीमेट्स। क्या शो करता है, एस्टीमेट शो करता है। बजट में दो ही चीज होती है, एक एक्सपेंडिचर और एक रिसिप्ट। एक तो हमारा खर्चा होगा, एक हमारे पास पैसा आएगा। दो ही चीज हम इसमें देखते हैं कि खर्चा क्या करना है, इन सोर्सेज से हमारे पास पैसा आने वाला है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का हम पढ़ते हैं। फिस्कल ईयर का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ईयर, यानी कि हमारे पास बेसिकली अकाउंट्स में, कॉमर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हम फिस्कल ईयर में डील करते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च से शुरू होता है। जो नॉर्मल साल होता है वो होता है हमारे पास 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो कि कैलेंडर कहलाता है। लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। जो बजट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये लिखा हुआ है कि बजट हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज तो है, मैंने अभी बताया, एनुअल स्टेटमेंट है, जो क्या शो करता है, दो चीजें शो करेगा। एक तो आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर में, और फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी, ये तो थी बजट की डेफिनेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली कि जो बजट होता है वो बजट होता है हमारे पास, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग लेवल पे बजट्स बनाती है। सेंट्रल लेवल पे अलग बजट बनाती है, स्टेट लेवल का अलग होता है, लोकल का अलग होता है। तो वही उनका क्या कहलाता है, एनुअल बजट कहलाता है ना। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट के बारे में, जो कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना। यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। थर्ड लिखा हुआ है कि इंडिया में बजट होता है वो पार्लियामेंट में हमारे पास प्रेजेंट करा जाता है, और जो पार्लियामेंट है वो किसके अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्ट की जाती है, प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट करता है। और जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करता है एनुअल बजट हमारी गवर्नमेंट का 1st डे ऑफ द फरवरी हर साल, यानी कि हर साल 1st डे ऑफ फरवरी पे उसको प्रेजेंट करा जाता है। ये तो आ जाता है बजट के बारे में कुछ बात। अब पढ़ लेते हैं बजट के कंपोनेंट्स। अभी हमने पढ़े कि बजट के दो ही कंपोनेंट्स होंगे, या तो हम देखेंगे उसमें रिसिप्ट्स, यानी कि पैसा कहां से आ रहा है, या फिर एक्सपेंडिचर के कहां कहां हमें खर्चा करना है। सबसे पहले तो हम रिसिप्ट्स को पढ़ना है। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स, जो कि इसमें आ जाती है मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, कि जितने भी फिस्कल ईयर में सोर्सेज है गवर्नमेंट के पैसा कमाने के, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, बजट रिसिप्ट के अंदर आ जाते हैं। अब सरकार बजट रिसिप्ट में भी दो तरीके से कमा सकती है, तो रिवेन्यू तरीके से या फिर कैपिटल तरीके से। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेली बेसिस पे सरकार कमाती है, जैसे कि हमारे पास टैक्स वाले तरीके से कमा लिया, नॉन टैक्स कुछ हमारे पास तरीके हो गए, टैक्स में भी कुछ आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। एक होता है कैपिटल, यानी कि जो रेगुलर नहीं है, कभी कभी होते हैं, जैसे कि लोन ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन का पैसा दिया था वो रिकवर हो गया, कभी कभी हमारे पास होता है, जो हमारे पास कैपिटल और रिसिप्ट में आ जाता है। इसके बाद इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी होता है। बजट का एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर देखना है फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का, वही हमारे पास क्या कहलाता है, बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब एक्सपेंडिचर भी सर दो तरीके का होता है, एक तो होता है रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। अगेन रिवेन्यू का मतलब वही है जो हमारे पास रेगुलर होते हैं, डेली बेसिस पे होते रहते हैं। जो हमारे पास कैपिटल होते हैं वो नॉन रिकरिंग कभी कभार होते हैं, है ना। इस तरीके के हम खर्चे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बजट रिसिप्ट्स के बारे में। देखो जी, सबसे पहले तो समझो बजट रिसिप्ट में बेसिकली क्या आता है। बजट रिसिप्ट में मेनली हमारे पास दो तरीके से सरकार कमा सकती है, या तो रिवेन्यू तरीके से। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है जो हमारे पास रेगुलर होते हैं ना, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास नॉन रेगुलर यानी कि नॉन रिकरिंग होते हैं। अब जो रेगुलर बेसिस पे हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो सरकार टैक्स के तरीके से कमा सकती है या फिर नॉन टैक्स के तरीके से कमा सकती है। अब कैपिटल में कैसे कमा सकती है, तो बोरोइंग, किसी से पैसा ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन, किसी को पैसा दिया था वो रिकवर हो गया, फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, अदर रिसिप्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। इसके बाद समझते हैं हमारे पास टैक्स में बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली हो गया हमारे पास जो इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सब दे ही रहे हैं, वो हमारे पास जीएसटी कहलाता है। इसमें एक चीज ये समझो कि पैसा हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, या तो हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी कि हम किसी से या तो उधार लेंगे, या फिर हम अपना कोई एसेट बेचेंगे, यानी कि इसमें दो चीज होती है, तो या आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, दो ही केस होंगे। अब रिवेन्यू में समझते हैं कि रिवेन्यू में क्या होगा। रिवेन्यू में बेसिकली सरकार जो है वो डेली बेसिस पे कमा रही है, उसमें बेसिकली जो हमारे पास टैक्स वाली चीजें होगी, नॉन टैक्स चीज होगी। अब इससे ना तो हमारा कोई जो है लायबिलिटी बढ़ रही है ना, ना ही कोई हमारा जो है एसेट कम हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या है
कि नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना तो ये हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ाती है, नो रिड्यूस हमारा एसेट, ना कि गवर्नमेंट का कोई भी एसेट कम करती है ना। और ये रेगुलर होते हैं, रिकरिंग होते हैं। इसमें रेगुलर रिकरिंग मतलब डेली बेसिस पे होने वाले। अब इसमें भी दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है रेवेन्यू में, कि नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, रिवेन्यू ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, ना ही आपका कोई एसेट कम कर रहा है, बस आपके पास पैसा आ रहा है टैक्स और नॉन टैक्स तरीके से, है ना। तो इसका अब आगे डीप में पढ़ते हैं कि रिवेन्यू के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास टैक्स के तरीके से, एक होता है हमारे पास नॉन टैक्स तरीके से। देखो टैक्स में क्या आ जाता है, टैक्स में सबसे पहले तो समझो टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, कि टोटल रिसिप्ट से हमारे पास जितने भी टैक्सेस मिलते हैं, अदर ड्यूटीज मिलती है, सरकार लगाती है ना, वो सब हमारे पास क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। और टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, नो वन कैन रिफ्यूज इट, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता, बल्कि जो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है वो हमारे पास किस उसमें यूज करती है, हमारे पास पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में यूज करती है। बदले में एक्सपेक्ट नहीं करते सरकार से कि हाँ अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो मुझे इतनी बेनिफिट दो, नहीं, ये इसके अंदर नहीं आ जाता है। टैक्स तो देखो कंपलसरी पेमेंट है, वो तो देना ही देना है ना। अब उसमें भी क्या आ जाता है हमारे पास, बेनिफिट के लिए हमारे पास सरकार खर्च करती है जो भी टैक्स का हमारे पास पैसा होता है कंट्री के अंदर। और समझो टैक्स भी हमारे पास दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स होता है, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी आ जाता है ना। इसको भी अब समझते हैं। देखो समझो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। समझो कि सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि हमारे पास इंडिविजुअल और कंपनीज पे लगता है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, वो लगता है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट ऑफ बर्डन। शिफ्ट ऑफ बर्डन का क्या कहलाता है, अगर मुझ पे टैक्स लग रहा है तो मुझे ही देना है ना। इंपैक्ट और इंसिडेंस वो सेम पर्सन पर ही लगता है, उसका जो बर्डन है वो कोई और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और पे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते मेरे बदले आप टैक्स दे दो। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो यहाँ पर इंपैक्ट है, इंसिडेंस है, वो डिफरेंट पर्सन्स पे होता है। लेट सपोज मैं कुछ सामान बेचता हूँ, है ना, मैं पहले उसको खरीद करके लेके आया, मैंने जीएसटी ली, लेकिन अभी वो जीएसटी हम जब किसी और का सामान बेचेंगे तो वो जीएसटी पे कर देगा, तो जो उसका बर्डन था वो शिफ्ट हो गया, है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। एक होता है हमारे पास प्रोग्रेसिव और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है प्रोपोर्शनल। देखो इसको समझो क्या होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास टैक्स भी बढ़ता चले जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर आप जितना सामान खरीदोगे उतना आपके पास बेसिकली टैक्स लग रहा है ना। ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही है कि इतना ही हमारे पास जीएसटी लगता ही लगता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कवरेज। देखो जो हमारे पास इनकम टैक्स है उसका कवरेज जो है वो लिमिटेड है हमारे पास, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो कवरेज है वो लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड हमारे पास सब जगह नहीं रीच कर सकता। लेकिन जो हमारा जीएसटी है वो तो वाइड कवरेज है, वो तो हमारे पास सब जगह लग रहा है, हर एक सेक्शन में लग रहा है ना। फिर ये तो थे हमारे पास जितने टैक्स तरीके से सरकार कमा सकती है। अब कुछ आ जाता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब क्या आ जाता है कि इसमें वो रिसिप्ट्स हैं किसके, गवर्नमेंट के, जो कि अदर देन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, कि टैक्स में नहीं आते, वो किस में आ जाएंगे, नॉन टैक्स में। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है इंटरेस्ट, के गवर्नमेंट क्या देती है, लोन देती है। अब जब लोन देगी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, जनरल पब्लिक को, बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम किसी को लोन देते हैं बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, तो भी हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास इनकम का सोर्स हो गया। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स। प्रॉफिट्स में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या करती है, काफी सारा प्रॉफिट्स अर्न करती है। कैसे, अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जैसे कि रेलवे हो गया, एलआईसी हो गया, भेल हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट जो है काफी सारा प्रॉफिट कमाती है। फिर आ जाता है हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करी गई है अदर कंपनीज में, उस पे होने वाला जो भी हमारे पास इनकम होती है वो क्या कहलाती है, डिविडेंड कहलाती है। फिर आ जाता है फीस, के काफी सारी गवर्नमेंट फीस भी चार्ज करती है नहीं करती है, कि काफी सारे ऐसे चार्जेस है जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इट, कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है बदले में क्या चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है। जैसे कि कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, इंपोर्ट फीस हो गई, इतनी सारी तो फीस है, ये भी नॉन टैक्स का ही पार्ट है। इसके बाद आ जाता है फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज में बेसिकली क्या आ जाता है, ये वो पेमेंट है जो कि जनरली कुछ गवर्नमेंट ने लॉज बनाया है, जो भी लॉज को उनको ब्रेक करेगा, उनको लॉज को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्या उस पर कुछ ना कुछ फाइन्स और पेनल्टीज लगेगी, वो इसके अंदर आ जाता है। कि अगर आपने कोई भी रेड लाइट जंप कर दिया, ट्रैफिक लाइट जंप कर दिया, तो उस पर क्या करना पड़ता है, हमें पेनल्टी देनी होती है, और ये टैक्स नहीं है ना, ये नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है एश शीट। इसमें बेसिकली क्या आ जाता है कि कोई भी हमारे पास इंसान है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और आगे उसका कोई भी इंसान नहीं है, लीगल हायर नहीं है, उसकी कोई विल नहीं बनी हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसके नाम होता है, वो सब क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एश शीट कहलाता है। एश शीट में लिखा हुआ है कि क्लेम है गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी पे, किसकी, उस इंसान की जिसकी मृत्यु हो गई, जो स्वर्ग सिधार चुका है, और उसका लीगल हायर और उसकी कोई भी विल नहीं है, उस केस में होता है। अगर विल है, लीगल हायर है, तो उसको मिल जाएगा उसका पैसा, है ना। उसके बाद आ जाता है फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है,
बेसिकली हमारे पास कोर्ट जो है इम्पोज करता है, किन लोगों पे इम्पोज करता है, वो करता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाया या उसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो पाया तो ये पेनल्टीज हमारे पास बेसिकली चार्ज करी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये जाएगा तो गवर्नमेंट के पास ही ना, है ना, जितना भी पैसा आएगा। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट होती है जो कि हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी की हमारे पास वैल्यू जो है बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ जाती है? अगर उसके आसपास डेवलपमेंट हो गया हमारे पास, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंट कर दिया तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें पेमेंट करनी होती है स्पेशल असेसमेंट के फॉर्म में। फिर आ जाता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है रिसीव करती है कुछ गिफ्ट, कुछ ग्रांट्स फॉरेन गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। कैसे कर सकती है? अगर हमारे पास कुछ नेशनल क्राइसिस है तो वॉर का पैसा आ गया हमारे पास, फ्लड से रिलेटेड कुछ पैसा हो गया, तो वो किस तरीके से होता है? गिफ्ट्स और ग्रांट्स के फॉर्म में होता है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स के। गवर्नमेंट जो है कैसे नॉन रिकरिंग और नॉन रेगुलर तरीके से पैसा कमा सकती है। इसमें वही आ जाता है कि बेसिकली या तो ये आपकी क्या बढ़ाएगा, कोई लायबिलिटी बढ़ाएगा, या फिर आपका क्या होगा, इससे कोई एसेट कम होगा। इसमें दो कंडीशन है कि एक ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिसमें या तो आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस अ एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये नॉन रिकरिंग और नॉन रूटीन वाले होते हैं ना। इसमें देखो कंडीशन ये लिखी हुई कि तो आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगा या फिर आपका एसेट कम करेगा। इन दोनों में से एक कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही होगी। इसके बाद इसके कुछ सोर्सेज आ जाते हैं। सोर्सेज में सबसे पहले लिखा हुआ बोरोइंग। देखो बेसिकली गवर्नमेंट के अगर खर्चे जाने हैं, एक्सपेंसेस जाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा बोरो कर लेती है। किन लोगों से बोरो करती है? या तो ओपन मार्केट यानी कि पब्लिक से हमारे पास पैसा बोरो कर सकती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट्स होती है, वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, इन सब हमारे से सोर्सेज से गवर्नमेंट क्या कर लेती है? बोरोइंग ले लेती है। अब बोरोइंग हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट क्या है कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी सेटिस्फाई करेगी? दो कंडीशन होती है कैपिटल रिसिप्ट की, या तो हमारे पास लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट हमारे पास कम होगा। बताओ जी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सर लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि बोरो करा है पैसा, उधार लिया है पैसा। अगली आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन्स, कि हमने अगर किसी को लोन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को अगर हमने लोन दिया था, उस लोन की हम रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी करेंगे तो बताओ जी क्या होगा? मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है या मेरा एसेट कम होगा? देखो अगर मुझे किसी भी इंसान से पैसा लेना है तो मेरा क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है सर? डेटर। डेटर बेसिकली वो इंसान होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है, और ये हमारा एसेट होता है। अब मेरा एसेट कम हो रहा है तो यहां पर ये कैपिटल रिसिप्ट कैसे है कि हमारे पास कि यहां पे कम हो जाएगा एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। फिर कुछ अदर रिसिप्ट्स है। अदर रिसिप्ट में दो चीज आती है, एक तो आता है डिसइन्वेस्टमेंट, एक आता है स्मॉल सेविंग। दोनों को समझते हैं। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी इस केस में? सेल कर देगी। क्या गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट बनाई हुई होगी, उसको बेचना ही क्या कहलाता है कि जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसको हमने सेल कर दिया, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। जितनी भी हमारे पास शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो कि गवर्नमेंट के पास है, वो हमारे पास सेल हो जाते हैं, है ना। अब ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारा आगे एक एसेट होता है, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट खत्म हो रहा है गवर्नमेंट का, रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। इसके बाद आ जाता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल से बेसिकली आ जाता है कि जितने भी हमने फंड्स रेज करे, कहां से? पब्लिक से करे, किसके फॉर्म में? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और किसान विकास पत्र, इस तरीके की कुछ हमारे पास होते था, है ना। ये हमारे पास क्या है? कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रही है, इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेसिकली आ जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस। देखो जी समझो, सबसे पहले तो है कि यहां पर दो कंडीशन थी रिसिप्ट की। अगर मैं बात करूं रिसिप्ट की, रिवेन्यू है कैपिटल में से कुछ नहीं है वो, खाली रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं तो या तो वो मेरी एसेट को कम करेगा या मेरी लायबिलिटी को बढ़ाएगा, यही है, दो कंडीशन आती है। अब मतलब समझते हैं। देखो रिवेन्यू में चलता है नाइदर नोर, और हमारे पास कैपिटल में चलता है, और कैपिटल में चलता है वो आइदर और, है ना, नाइदर नोर और आइदर और। देखो समझो रिवेन्यू में क्या होता है? ये तो ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ा रही, ना ही हमारा एसेट कम कर रही है, और यहाँ क्या होगा? या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ाएगी या फिर मेरा एसेट कम करेगा, यही मतलब है। ये बेसिकली जो रिवेन्यू है, आर से रिवेन्यू, आर से रेगुलर, है ना, सी से कैपिटल और सी से हो जाता है इरेगुलर और नॉन रिकरिंग। ये कभी कभार होते हैं, ये हमारे पास रेगुलर और रिकरिंग होते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्यूचर का ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको अमाउंट पे करना ही करना है ना, लेकिन कि भाई अगर मेरे पास पैसा आ गया, टैक्स का पैसा आ गया, तो जरूरी तो नहीं है ना मैं पे करूंगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे पैसा लिया है, बोरो करा है, बोरो करा का मतलब क्या है कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, ये तो पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं? एग्जांपल्स आ जाते हैं इनकम टैक्स आ जाता है, हमारे पास जीएसटी आ जाता है, नॉन टैक्स में इंटरेस्ट है, फीस है, फाइन्स, पेनल्टीज, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, एसशीट, इतनी तो सब चीजें पड़ी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बोरोइंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्मॉल सेविंग्स है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये सब पूरा पार्ट था हमारे पास
गवर्नमेंट के बजट का रिसिप्ट का। अब गवर्नमेंट बजट में कुछ एक्सपेंडिचर भी आते हैं, वो भी हमने पीछे पढ़े थे कि वो भी दो तरीके से होंगे, या तो हमारे पास होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर होगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो समझो, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि खर्चा कैसे हो सकता है, खर्चा कब होगा कि जब या तो मैं अपना कोई एसेट बनाऊंगा या फिर लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा। तो इसमें दो ही कंडीशन है, वो क्या है, या तो मेरा एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। देखो समझो, सबसे पहले तो आ जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू में वही है, रिवेन्यू में चलता है नाइदर नोर, और कैपिटल में चलता है, कैपिटल में चलता है आइदर और, है ना। तो मतलब क्या आ गया कि रिवेन्यू में ना तो मेरा कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। कैपिटल में चलते हैं, कैपिटल में या तो मेरी कोई एसेट बढ़ेगा या मेरी लायबिलिटी कम होगी, है ना। और नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट होता है पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है, देखो समझो, पर्पस में बेसिकली आ जाता है कि नॉर्मल रनिंग करनी है हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलता है। ये चलता है हमारे पास अगर हमें कोई एक्विजिशन करना है एसेट का, कोई लोन देना है हमारे पास, ये उसके अंदर आ जाता है। नेचर क्या है, ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है, यानी कि कैपिटल, है ना। और एग्जांपल क्या है, अगर आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी सैलरी है, पेंशन है और हमारे पास प्रोविजंस है, यानी कि इंटरेस्ट है, ये सब चीजें आ जाती है। यहाँ पर क्या है, एसेट ले रहे हो। एसेट का मतलब क्या है, एसेट का मतलब है कि कुछ कोई भी आप कैपिटल एसेट बनाने में खर्चा कर रहे हो, या फिर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है कि कोई भी आपने बोरोइंग की रीपेमेंट करी हो, ये इसके अंदर आ जाता है ना। फिर आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ, फिर आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बजट। देखो सर, बजट कितने तरीके के होते हैं। बजट में बेसिकली दो चीज होती है, एक तो होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारे पास रिसिप्ट। अगर मैं कहूं कि दोनों हमारे पास इक्वल है तो क्या कहलाएगा, बैलेंस बजट कहलाएगा। सर देखो क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस। वो बैलेंस कब कहलाएगा, तो जब गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट है वो किसके इक्वल होंगी, वो इक्वल होंगी हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी, है ना। एक तो एक कंडीशन आ जाती है। एक हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कम है पर हमारी रिसिप्ट्स जो है वो ज्यादा है, तो ये हो जाता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सरप्लस कहलाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट हमारे पास कम है, तो ये कौन सा केस कहलाता है, डेफिसिट बजट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिसिप्ट्स आर लेस देन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये कहलाता है हमारे पास डेफिसिट बजट कहलाता है। समझ में आई इतनी चीज, चलो जी। अब देखो एक कंडीशन ये है कि हमारा बेसिकली जो बजट होता है वो डेफिसिट ज्यादा होता है, सरप्लस कम होते हैं, कि हमारे पास ज्यादा सरकार कमा रही है, ऐसा कभी सुना है कि बैलेंस भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन डेफिसिट ज्यादा होता है। तो डेफिसिट को आगे पढ़ते हैं कि बजट डेफिसिटरी क्या होता है। बजट डेफिसिटरी का भी हमने मतलब समझा कि हमारा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेफिसिट कहलाता है। अब डेफिसिट भी सर तीन तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है सर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, एक होता है सर हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। अब जल्दी से इनको भी समझा देते हैं। देखो समझो, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है, डेफिसिट में बेसिकली किसकी बात हो रही है, डेफिसिट की बात हो रही है। डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किससे, हमारे रिसिप्ट से, और रेवेन्यू की ही बात हो रही है तो इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर की ही होंगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन क्या आ जाती है कि हमारे पास एक्सेस है, किस चीज का एक्सेस है, एक्सेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यहां पर हर एक डेफिनेशन में फिस्कल ईयर लगाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब इसके कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस आ जाते हैं कि हमारे पास क्या होगा अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा। देखो सबसे पहले तो ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करता है कि गवर्नमेंट के पास भैया पैसा नहीं है, कि उसकी इनएबिलिटी शो कर रहा है कि वो अपना जो भी रेगुलर खर्चा है वो ही ढंग से पूरा नहीं कर पा रही। अगला आ जाता है कि क्या इंप्लाई करता है कि गवर्नमेंट डिस सेविंग पे है, क्या है, गवर्नमेंट डिस सेविंग, और जो गवर्नमेंट की सेविंग है जितने भी हमारे पास अदर सेक्टर से है वो कहां पे जा रही है, वो फाइनेंस करने में जा रही है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। समझ में आएगी इतनी चीज। नेक्स्ट इंप्लीकेशन पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इस केस में जब गवर्नमेंट डेफिसिट की पोजीशन में है तो दो ही हमारे पास तरीके होते हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर के। कैपिटल रिसिप्ट से हमारे पास पैसा का इंतजाम कर सकती है डेफिसिट में, कैसे करेगी, या तो भाई वो बोरोइंग करेगी या वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। देखो बोरोइंग करती है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, आगे लिखा हुआ है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो हमारा हो रहा है एसेट कम हो रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसेस द एसेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है, और ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास डेफिसिट के टाइप्स हैं और उसके इम्प्लीकेशन, तो इसको अच्छे से समझ के चलना। फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि अगेन डेफिसिट है। डेफिसिट की मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिस्कल की बात हो रही है, फिस्कल में आ जाता है हमारे पास टोटल। क्या आ जाता है हमारे पास, टोटल आ जाता है। रिवेन्यू में हमारे पास रिवेन्यू आता था। एक कंडीशन है कि इसमें बोरोइंग्स नहीं आएगी,
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होता है ना। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो यही है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स नहीं आती है ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है जी, ये इसके अंदर आ जाता है। अब इसके भी कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस होंगे, वो भी ध्यान से समझो। देखो सबसे पहला इंप्लीकेशंस क्या है, डेट ट्रैप, कर्ज का जंजाल, यही पहला पॉइंट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या शो कर रहा है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट के पास पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है पैसा, अब अगर और बोरो करेगी तो और डेट ट्रेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन में आ जाता है गवर्नमेंट मेनली बोरो करेगी हमारे पास, आरबीआई से बोरो कर सकती है अपना जितना भी फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए। इस केस में क्या करेगा, आरबीआई भी कहां से पैसा लेकर के आएगा, आरबीआई क्या करेगा, नई करेंसी छापेगा ताकि जो डेफिसिट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो इस केस में और हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर आ जाता है फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है कहां से बोरो करेगी, वो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करेगी। अगर आरबीआई से भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो उससे क्या होगा, उससे शो करता है कि वो फॉरेन हमारे पास डिपेंडेंस शो करता है कि डिपेंडेंट है अदर फॉरेन कंट्रीज पे। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ का मतलब क्या है कि बोरो अगर हम करते हैं तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन पे जाता है, तो वो हमारी फ्यूचर ग्रोथ को भी हैम्पर कर देता है। कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर एक बर्डन है कि हाँ यार मुझे अपनी जो पास्ट जनरेशन है उसका भी क्या करना है, उसका हमें जो डेट है वो क्लियर करना है, तो फिर उसमें ग्रोथ में वो बात नहीं हो पाती है ना। फिर आ जाता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट बड़ा सिंपल है कि डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि फिस्कल में से जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो माइनस कर दो। डेफिनेशन क्या बन जाती है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में हमारे पास क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। और इंटरेस्ट पेमेंट जो होगी वो होगी प्रीवियस बोरोइंग्स की, और जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो होगा हमारे पास करंट ईयर का। अब इसके कुछ इंप्लीकेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहला इंप्लीकेशन क्या है सर, सबसे पहला इंप्लीकेशन लिखा हुआ है हमारे पास, पहले लिखा हुआ है कि क्या शो करता है, ये इंडिकेट करता है हमारे पास हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट कितना बोरोइंग कर रही है और वो कितना हमारे पास मीट करने वाला एक्सपेंसेस को अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। ये इसका सबसे पहला इंप्लीकेशन है। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, क्या आ जाता है कि जो डिफरेंस होता है हमारे पास बेसिकली फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का, वो क्या शो करता है, वो शो करता है नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट, के जितने भी हमारे पास पास्ट में बोरोइंग्स हुई उस पे जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारे पास शो कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड है जो लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट होता है, वो क्या हमारे पास शो करता है कि इंटरेस्ट कमिटमेंट शो कर देता है कि कितना हमारे पास गवर्नमेंट को बोरो करना है, फोर्स कर देता है गवर्नमेंट को बोरो करने में। ये थे बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के डेफिसिट और उनके इंप्लीकेशंस। इसके बाद आ जाता है सबसे पहला है वो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट से, जो कि हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जब भी हमारे पास बजटरी पॉलिसी होगी तो गवर्नमेंट का एम होगा, गवर्नमेंट का एम क्या होगा कि रीएलोकेट कर सके रिसोर्सेज को 2 प्रायोरिटी से, यानी कि इकोनॉमिक प्रायोरिटी और हमारे पास सोशल प्रायोरिटी। इकोनॉमिक प्रायोरिटी का मतलब होता है हमारे पास बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशल का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर, है ना। तो इसके अंदर लिखा है बजटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या एम करती है, रीएलोकेट करने का एम करती है रिसोर्सेज को अंडर 2 प्रायोरिटीज। सबसे पहले इकोनॉमिक, फिर आ जाता है सोशल। इकोनॉमिक में है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, सोशल में है पब्लिक वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। अब ये किस तरीके से होगा, या तो गवर्नमेंट क्या देगी हमारे पास टैक्स कंसेशंस या फिर सब्सिडीज देगी, कि अगर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है तो गवर्नमेंट क्या देगी, कुछ टैक्स में हमारे पास रिलीफ दे सकती है, कंसेशन दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है प्रोड्यूसर्स को, या फिर डायरेक्टली खुद प्रोड्यूस करेगी गुड्स और सर्विसेज को। इसमें लिखा हुआ है कि काफी सारी नॉन हमारे पास प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, लॉ हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया। इन सब एक्टिविटीज को गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अंडरटेक कर लेती है गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। बताओ जी, ये था हमारे पास रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। आज भी हमारी इनकम और वेल्थ में काफी सारे इनइक्वालिटीज है, मतलब जो अमीरी और गरीबी का अंतर है वो काफी ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट का हमारे पास एम होता है वो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिच पीपल है उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जितने गरीब पीपल है उनको कुछ सब्सिडीज दी जाए ताकि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए और वो थोड़ा सा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाए या फिर सही हो पाए, है ना। ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एम करती है, कैसे एम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इंपोजिंग टैक्स ऑन द रिच, अमीरों पे टैक्स लगाओ और स्पेंड करो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वेलफेयर में, कैसे, सब्सिडीज दे करके, है ना, टैक्स कंसेशंस दे करके। अगला आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या कहलाता है, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें काफी सारे लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल करने के लिए यानी कि जो गवर्नमेंट है वो 2 तरीके से कर सकती है, तो टैक्सेस की मदद से, एक्सपेंडिचर की मदद से। लिखा हुआ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत सारे लार्ज स्केल हमारे पास फ्लक्चुएशंस
अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल करने के लिए फ्लक्चुएशंस को या तो टैक्स का हमारे पास उपयोग करेगी या फिर एक्सपेंडिचर का करेगी। दो सिचुएशंस है फ्लक्चुएशन में, या तो हमारे पास इन्फ्लेशन होगा या फिर हमारे पास डिफ्लेशन होगा। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को कम करेगी। कैसे? बाय रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके। उसके बाद आ जाता है अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देगी और क्या देगी, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज देगी डिफ्लेशन के केस में। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आ जाता है कि हमारे पास कुछ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो कि हमारे पास मोनोपोली में है और उनका जो एस्टेब्लिश होती है वो क्यों एस्टेब्लिश होती है, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके पब्लिक का। अब जो गवर्नमेंट बजट का एम होगा, जो उसका मोटिव होगा, वो क्या होगा कि इन पर काम करा जाए, ताकि हमारा जो क्या होगा, जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाए ताकि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती हो। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनकी मोनोपोली है, उनको एस्टेब्लिश क्यों करा जाता है, ताकि सोशल वेलफेयर हो। अब बजट का काम क्या होगा, बजट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, इन सब प्रोविजंस को बनाना ताकि मैनेज हो सके वो एंटरप्राइज और अच्छे से और फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। हमारे पास बेसिकली दो ही रीजन होते हैं, एक तो रूरल और एक अर्बन, है ना। तो इसके अंदर क्या जाता है कि जो गवर्नमेंट बजट का एम होता है वो क्या होता है, रिड्यूस कर देना इन रीजनल डिस्पैरिटीज को। कैसे कर सकते हैं, वो टैक्स की मदद से कर सकते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी की मदद कर सकते हैं, और जितने हमारे पास बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर कुछ प्रोडक्शन यूनिट या फिर हमारे पास इस तरह की चीजें सेटअप करी जाए। तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव का एम क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। कैसे, अपनी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी की मदद से, ताकि क्या एनकरेज हो पाए प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास सेटअप हो पाए। कहां पर, इकोनॉमिकली, यानी कि पैसे से जो बैकवर्ड रीजन है यानी कि रूरल रीजन है वहां पर। लास्ट पॉइंट आ जाता है सर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो जिसमें क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमी का हमारे पास सब्सटेंशियल इंक्रीज तभी होगा जब हमारे पास जीडीपी अच्छी होगी। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अच्छा है। वो कब होगा, जब यह होगा कि हमारे पास कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी। लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या इंप्लाई करता है, सब्सटेंशियल इंक्रीज इंप्लाई करता है बेसिकली रियल जीडीपी में। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितनी ग्रोथ हो रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। वो कैसे होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी हमारे पास गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। और बजट क्या करता है, बजट का काम यही होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ा देना। यही बेसिकली हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, है ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम होता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की मदद से, इस इन्फॉर्मेशन की मदद से दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, एक इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करना है। चलो जी, सबसे पहले तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला होगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, फिस्कल की वैल्यू गिवन है 11,000। 11,000 में से आपको रिवेन्यू माइनस करना है, फिस्कल में से रिवेन्यू माइनस करना है, तो आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, इनकी वैल्यू देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू थी हमारे पास 11,000, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 5,000 और नॉन डेट था हमारे पास 9,000। तो ये आ गया हमारे पास 6,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू 15,000। ये आ गया हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे पास पार्ट ए था इसका। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमें पार्ट बी करना है। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी आपको निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट निकलता है हमारे पास
इंटरेस्ट पेमेंट निकलेगा फिस्कल में से प्राइमरी माइनस करके। फिस्कल हमारे पास कितना है 11,000, 11,000 में से प्राइमरी यानी कि 8,000 माइनस करने हैं। ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा फिस्कल माइनस प्राइमरी डेफिसिट। ये था हमारे पास 11,000, ये था हमारे पास 8,000, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3,000। ये वैल्यू आई है इंटरेस्ट की। ठीक है जी, यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कैलकुलेट करना है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना है और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर हमारे रिसिप्ट से ज़्यादा है, और ये रिवेन्यू है तो यहाँ पर भी रिवेन्यू आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इन दोनों की वैल्यूशन में चेक करते हैं। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्वेश्चन में गिवन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा सर 3700, इसकी वैल्यू लिख लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्वेश्चन में रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है? चेक करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट तो हमें नहीं दिख रहा। अगर रिवेन्यू रिसिप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू नेचर के हैं। एक तो हमारे पास हो गया टैक्स रिवेन्यू, एक हो गया हमारे पास नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी कि इन दोनों को प्लस। तो ये वैल्यू आ गई है 3200। 3200 आप सिंपल इसमें से माइनस कर दो। 3200 ये आ गया हमारे पास 500। 500 क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। बताओ जी, क्लियर हुआ? ये इसका पार्ट ए था। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी है हमारे पास बेसिकली फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट आपको माइनस करनी होती है। क्या माइनस करनी होती है? एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस करनी होती है। चेक करते हैं क्या टोटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली कैपिटल और रिवेन्यू दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये रहा, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है? ये रहा सर, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 3700 और 500। ये आ जाएगा 3700 प्लस 500। टोटल रिवेन्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू गिवन है। टोटल रिवेन्यू नहीं गिवन होता तो कुछ चीज़ों को जोड़ना होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे टैक्स रिवेन्यू को, टैक्स रिवेन्यू को, नॉन टैक्स रिवेन्यू को, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये 4 तरीके हैं जिनके पास रिसिप्ट्स हो सकता है ना। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3465। ये आ गया हमारे पास 3465, यानी कि ये है हमारे पास 4200। इसमें से आपको माइनस करना है 3465, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट यहाँ से आ रहा है हमारे पास 735। अगर वैल्यू करोड़ में है तो आपको करोड़ में लिखना है, अगर लैक्स में है तो लैक्स में यहाँ पर लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देखते हैं एक बार। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो है रिवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है जी, सबसे पहला तो यही है। क्या क्वेश्चन में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है? चेक करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा 80, रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है। रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन नहीं है तो टैक्स और नॉन टैक्स को ऐड कर दो, यानी कि 57। 80 माइनस 57, 80 माइनस 57, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है जी, बी पे चलते हैं। बी है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हो जाता है ना। अब इसको भी देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। देखो हमारे पास बोरोइंग्स गिवन है, तो इस केस में हम इसी को क्या मान लेते हैं? फिस्कल डेफिसिट मान लेते हैं। तो 32 ही आ गया हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, सी पे चलते हैं। सी हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट।
प्राइमरी डेफिसिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल में से इंटरेस्ट माइनस करना। फिस्कल है हमारे पास 32 में से 20 माइनस करने हैं, 32 में से 20 माइनस करने, आ गया 12 प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है जी, तो यही थे बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।